हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों अच्छे से। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे एकेटिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में सेक्शन ए सॉल्व किया था। जो दो नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है, वो नाम हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज उसी में हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो सेक्शन बी में है। ठीक है। और वो दो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक। कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सेक्शन बी। ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर ए क्या है तुम्हारा? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, प्रिंसिपल्स, स्टेप्स एंड एप्लीकेशंस। मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, प्रिंसिपल क्या है, स्टेप्स क्या है और उसका एप्लीकेशंस, ये सब हमको 10 नंबर में लिखना होता है। ठीक है। तो देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? इस जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको हमें आइसोलेट करना है, ठीक है, उसको पहले क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे जो भी हमें चाहिए होगा। ठीक। फिर क्या करेंगे? उसको स्टेबल, प्योर और इनसोल्युबल सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट का हम बनाएंगे कैसे? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक। तो जो हमने आइसोलेट किया है उसको क्या करेंगे? प्योर बनाएंगे, ठीक है, स्टेबल बनाएंगे और इनसोल्युबल बनाएंगे। इनसोल्युबल सॉलिड बनाएंगे। ठीक है। कैसे? बाई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम उसको इनसोल्युबल सॉलिड बनाएंगे, ताकि क्या हो सके? ताकि जो मास है, ठीक है, उसको हम केयरफुल्ली वेट कर सकें और जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है सब्सटेंस का सैंपल में उसको हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, इसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं और इसका प्रिंसिपल भी यही होता है। ओके। तो थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारा? ताकि हम क्या कर सकें? मास को कैलकुलेट कर सकें, ताकि क्या हो सके? जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है सब्सटेंस का, ठीक है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो होता है कंसंट्रेशन जो है सब्सटेंस का सैंपल में, उसको हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसको इनसोल्युबल सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। ओके। फिर स्टेप्स क्या है? कैसे स्टेप्स हैं, मतलब प्रोसीजर कैसे हम करेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन करते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट करेंगे, मतलब जो केमिकल रिएक्शन से हम इनसोल्युबल सॉलिड को बनाएंगे। क्या करेंगे? इसमें सुइटेबल रिएजेंट का यूज करेंगे ताकि इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट हमारा बन जाए। ठीक। फिर क्या है? सेकंड नंबर डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? हीटिंग द प्रेसिपिटेट इन मदर लिक्विड। जो मदर लिक्विड है, ठीक है, उसका ओरिजिनल फॉर्म जो है उसमें हम क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे वो प्रेसिपिटेट होने के लिए, ताकि लार्ज अमाउंट में और प्योर क्रिस्टल हमें जो सब्सटेंस है उसका प्योर क्रिस्टल बन जाए। ठीक। फिर क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। जो सब्सटेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे? सिंटर्ड ग्लास, क्रूसिबल या फिर फिल्टर पेपर से क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। ठीक। फिर क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे। जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको हम रिमूव करेंगे बिना डिजॉल्विंग प्रेसिपिटेट, बिना प्रेसिपिटेट के डिजॉल्व किए हुए। ठीक है, उसको हम वॉश कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? स्टेप हो गए। फिर नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग करेंगे, मतलब जो आया प्रेसिपिटेट उसको हम सुखा लेंगे। ठीक है, ताकि मॉइस्चर जितना है वो रिमूव हो जाए। ठीक। और फिर उसको हम स्टेबल वेटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ड्राई कर लिया। ठीक है, इसको ड्राई कर लिया ताकि इसको हम वेट कर सकें ऐसे। ओके। फिर क्या करेंगे? वेट करेंगे, एक्यूरेट वेट करेंगे और जितना जो भी प्रेसिपिटेट आया उसको हम एक्यूरेटली वेट कर लेंगे।
फिर कैलकुलेशन करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का यूज करके हम उसको उस एनालाइट के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये तुम्हारे स्टेप्स हो गए हैं। ठीक, क्या 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 था पहले, पहला स्टेप क्या था तुम्हारा, पहला प्रेसिपिटेशन किया, दूसरा डाइजेशन किया, ठीक है, तीसरा फिल्ट्रेशन, फोर्थ वॉशिंग, फिफ्थ ड्राइंग, सिक्स्थ वेटिंग एंड सेवंथ कैलकुलेशन। तो ये क्या हो गए तुम्हारे स्टेप्स हो गए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के। ठीक, फिर क्या है एप्लीकेशन। अब इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का हम कहाँ यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका हम यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फेट एज BaSO4। जो BaSO4 है, बैरियम सल्फेट है, ठीक है, उससे हम सल्फेट का क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, सल्फेट का। फिर दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड, सिलिका, फास्फेट, ETC। सिलिका, फास्फेट और क्लोराइड का डिटर्मिनेशन करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल से उसके क्वालिटी कंट्रोल में भी इसका हम यूज करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन आंसर जो है बी, मतलब क्वेश्चन बी, वो क्या है, क्लासिफाई एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें हमें क्लासिफाई करना है एसिड बेस टाइट्रेशन को, और एक्सप्लेन करना है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन कर्व। ठीक है, इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्या है, पहले हमें क्लासिफाई करना है एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, दूसरा एक्सप्लेन करना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन कर्व। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर मान के चलो 5-5 नंबर के हैं, तो उस हिसाब से आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लगे हो 10 पेज भरने में, ठीक है, 4 पेज 5 पेज 10 पेज लिख रहे हो, 10 ही नंबर का करे जा रहे हो। ऐसे क्या होगा, तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा और पेपर भी छूट जाएगा, वो अलग। तो आपसे जितना पूछा जाए, ठीक है, उतना लिखना है, ज्यादा इधर उधर का नहीं लिखना है। ओके, अगर पॉइंट में लिख रहे हो, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ज्यादा 15 पॉइंट इनफ है। ठीक, ठीक, और पॉइंट जो लिख भी रहे हो पॉइंट वाइज, तो उसमें रिपीटेड पॉइंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट लिखा उसके बाद कुछ नया ऐड करके ही लिखना। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट लिखा फिर 2 पॉइंट नए लिखे फिर उसके बाद वही रिपीट करने लगे, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर को गलतियां ही दिखती हैं। ठीक है, उसको सबसे पहले तुम्हारी कॉपी में गलती ही दिखती है। हमने भी कॉपी चेक की है, तो सबसे पहले देखते थे तो ऐसा लगता था कि क्या लिखा है, सब तो गलत लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, तो आप जो लिखें वो सही लिखें, ना आता हो तो आप छोड़ दे, वो ज्यादा बेहतर। लेकिन उल्टा सीधा और ये जो गाने लिख के चले आते हो, ये सब मत करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन को क्लासिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन कर्व को। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन जो है आपने सब लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, ब्यूरेट होती है, जैसे ये ब्यूरेट है, और इसमें ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें सैंपल भरा है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट से, और यहाँ पे कलर चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, तो यही होता है एक तुम्हारा एसिड बेस टाइट्रेशन। देखते हैं क्या होता है। एसिड बेस टाइट्रेशन जो है तुम्हारा क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं अननोन कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं एसिड से या फिर बेस से, जो भी रिएक्ट करेगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेंट। ये सब हमने लेक्चर्स में बताया था कि टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है। और अननोन जो नोन कंसंट्रेशन होता है, न्यूट्रलाइज जब तक नहीं हो जाता है, इक्विवेलेंस पॉइंट जब तक नहीं हो जाता है, तब तक हम डिटेक्ट करते हैं। इसका यूज करके इंडिकेटर या पीएच मीटर का यूज करके। ठीक है, और फिर क्या होता है, वहां से हम मोल्स ऑफ एसिड इक्वल मोल ऑफ बेस को
आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें अननोन मोलरिटी जो है वो पता चल सके। एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है तुम्हारा? बेसिकली होता ये है कि ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस होती है, जिसमें हम अननोन कंसंट्रेशन, जो भी अननोन कंसंट्रेशन है एसिड या बेस का, उसको हम पता करते हैं। कैसे? स्टैंडर्ड सोल्यूशन से टाइट्रेट करके। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? नोन कंसंट्रेशन, जिसका हमें कंसंट्रेशन पहले से पता होता है। ठीक है, कब तक करते हैं? जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, मतलब जब तक उसका इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाता है, तब तक हम उससे टाइट्रेट करते हैं। और डिटेक्ट कैसे करेंगे? इंडिकेटर का यूज करके। ठीक, इंडिकेटर का यूज करेंगे ताकि वो एंड पॉइंट पे, जहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, वहां पे क्या कलर शो कर जाए। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। ठीक, फिर वहां से हम क्या करेंगे? अननोन की मोलरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये क्या होता है तुम्हारा एसिड बेस टाइट्रेशन। यहाँ डायग्राम में देख भी रहे हो, ये कोनिकल फ्लास्क है। ठीक है, यहाँ पे एसिड सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, यहाँ पे हमने इंडिकेटर का यूज किया। ठीक, और ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने क्या भर दिया? तुम्हारा नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेट, टाइट्रेंट। ठीक, और ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा एसिड था, तो इसमें हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड किया सोल्यूशन। ठीक, फिर ये पीएच, जबकि इंडिकेटर हमारा पहले से इसमें ऐड है, तो यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हुआ? कलर चेंज हो गया। ओके, कलर चेंज हो गया, पिंक कलर शो होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें पता चल गया? ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है तुम्हारा एसिड बेस का? तो जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, उसको क्लासिफाई किया गया है 4 मेन टाइप्स, 4 मेन पॉइंट्स में। ठीक है, टाइप्स में, जैसे कि बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस इन्वॉल्व, इसमें 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है उसके स्ट्रेंथ के बेस पे। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड, सॉरी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक बेस प्लस वीक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, वीक एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तुम्हारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके? ईच प्रोड्यूसिंग अ यूनिक टाइट्रेशन कर्व एंड एंड पॉइंट, ताकि ये क्या है, चारों जो है यूनिक टाइट्रेशन कर्व प्लॉट हो सके। ठीक है, और एंड पॉइंट हमें पीएच का जो है पता हो सके इन सब का। ठीक है, और इनको क्लासिफाई किया गया है इंडिकेटर वर्सेस पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के द्वारा। ठीक है, रिएक्शन टाइम में, न्यूट्रलाइजेशन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन में। ओके, तो ये हमें क्लासिफिकेशन ये हो गया इसका एसिड बेस टाइट्रेशन का। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन कर्व। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था उसी में? हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन कर्व को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है? ग्राफ है। ठीक है, टाइट्रेशन कर्व। अब आप इसको कैसे रीड करोगे इस ग्राफ को? जनरली होता क्या है, आप लोग इधर से देखते हो ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप जब ड्रॉ करते हो ना, तो यही देखते हो ना कि ये है, यहाँ से रीड करते हो 5 10 20 फिर 30, है ना? तो ऐसे ये जो है ग्राफ जो है हमारा, ऐसे नहीं रीड किया जाएगा। इसमें जो है हम रिवर्स देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्यूरेट में क्या था? ब्यूरेट में 50 ml आप सोल्यूशन को भर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे 50 ml। तो 50 ml जब हमारा जैसे जैसे हम उसको रिलीज करते जाएंगे, तो वो क्या होगा? 50 से कम होगा ना, 50 से वो 20 पे आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम ब्यूरेट का जो रीडिंग है उसको 20 से 50 लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको इधर से हम रीड करेंगे 50, फिर 40, फिर 30, ऐसे रीड करेंगे। ठीक, तो ये एक्सप्लेन करना है हमें स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन कर्व को।
तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? एट लो पीएच। वो स्टार्ट होगा लो पीएच से, ताकि जो ग्रेजुअल पीएच है वो इंक्रीज होता जाएगा। बफर रीजन, जो बफर रीजन है, ठीक है, उसके बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, जो इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले जो बफर रीजन है, उसकी वजह से जो हमारा पीएच है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक, फिर जो है शार्प पीएच ड्रॉप होगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट है। यहाँ पे क्या हुआ? पीएच जो तुम्हारा है धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। ओके, ड्रॉप हो गया तुम्हारा पीएच। ठीक है, शार्प ड्रॉप पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे ड्रॉप हो गया पीएच। ताकि यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, और फिर जो है वो फ्लैटेंड आउट अ वेरी लो पीएच एज एक्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट। ठीक, फिर वो फ्लैटेंड हो जाएगा, मतलब यहाँ से ड्रॉप हुआ, फिर वो फ्लैट कर्व बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वेरी लो पीएच हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो डोमिनेट कर गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो डोमिनेट कर चुका है। ठीक है, इसी तरह रिवर्स हो सकता है। अगर वीक एसिड ले रहे हो और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, तो ये जो ग्राफ है वो रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? मिथाइल ऑरेंज का, ताकि डिटेक्शन जो हो इजिली हो सके। ठीक, तो ये तुम्हारा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर्व का एक्सप्लेनेशन। फिर इसको हम एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। देखो, इस ग्राफ को देखते हुए तुम्हें जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो ग्राफ में आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे सडन ये फॉल आउट हुआ है, मतलब सडन जो है गिर गया है तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब पीएच जो है वो शार्प गिर गया है। ठीक, ड्रॉप आउट हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, वीक बेस टाइट्रेशन कर्व जो होता है वो लो पीएच से स्टार्ट होता है। देख रहे हो लो पीएच? देख रहे हो ये पीएच कितना है? अप्रोक्स 10 के। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारा पीएच जो है लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच कितना है? 10 है, तो मतलब हमारा जो है लो पीएच है। अगर पीएच ज्यादा कब होगा? जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारा कम होता, पीएच जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का कम होता, जैसे 2 है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच है। ठीक, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? लो पीएच से होगा। ठीक है, और ये क्या होता है? ग्रेजुअली पीएच जो है इंक्रीज होता जाता है। ठीक, एसिड है तो इसलिए उसका पीएच क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। मतलब ये धीरे धीरे जो है पीएच इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम बफर रिएजेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले जो है पीएच ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद बफर रीजन। ठीक, जो इक्विवेलेंस पॉइंट आने से पहले जो है पीएच तुम्हारा बढ़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है? शार्प पीएच ड्रॉप एट इक्विवेलेंस पॉइंट। फिर अचानक से क्या होता है? पीएच जो है वो ड्रॉप होता है इक्विवेलेंस पॉइंट पर। ठीक है, फिर क्या होगा? तुम्हारा फ्लैटन आउट एट अ वेरी लो पीएच। फिर ड्रॉप आउट होने के बाद वो एक फ्लैटन ग्राफ बनाएगा। ठीक, क्यों बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में एक्सेस में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो डोमिनेट कर जाता है वीक बेस पे। ठीक है, इसलिए जो है वो ग्राफ जो है फ्लैटेंड हो जाता है, मतलब सीधी रेखा में वो चला जाता है। ठीक है, इसी तरह सिमिलर रिवर्सिबल ऑफ वीक एसिड, इसी तरह जो है तुम्हारा रिवर्स हो सकता है। जब वीक एसिड लोगे और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो उसमें ग्राफ क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक, और इसमें हम इंडिकेटर यूज करते हैं कौन सा? मिथाइल ऑरेंज का डिटेक्शन के लिए। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या था?
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक्सप्लेनेशन। ठीक, फिर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, वीक बेस में अमोनिया NH3। ओके, तो स्टार्ट हुआ लो पीएच पे, क्यों, एग्जाम्पल HCl सोल्यूशन। बफर का यूज करते हैं, एडिंग NH3 क्रिएट NH3 एंड NH4 प्लस, ये बफर है, इसको हम ऐड करते हैं। फिर इक्विवेलेंस पर क्या देखते हैं कि जो NH3 है वो NH4 में चेंज हो गया है, ताकि जो रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो जाएगी उसमें। ठीक है, और ये सोल्यूशन का पीएच जो है एसिडिक हो जाएगा। ठीक, फिर इंडिकेटर को हम चूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को चूज करेंगे ताकि वो सूटेबल कलर चेंज कर सके। ठीक है, मैच कर सके शार्प पीएच ड्रॉप एफ एट एसिडिक इक्विवेलेंस पॉइंट, ताकि ये जो एसिडिक इक्विवेलेंस पॉइंट है वहां पे हम पीएच को नोट कर सकें। ठीक है, ड्रॉप जो हुआ है पीएच उसका, उसको हम मैच कर सकें। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सोर्स ऑफ एरर स्टैटिकल ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन में भी तुम पांच पांच क्वेश्चन नंबर मान के चलो। ठीक है, 5 नंबर का सोर्स ऑफ एरर लिखना है, 5 नंबर का स्टैटिकल ट्रीटमेंट लिखना है, तो उस हिसाब से आप 10 नंबर को जो है लिखना कॉपी पे। तो सोर्स ऑफ एरर की बात करते हैं, तो सोर्स ऑफ एरर, एरर होता क्या है, 1 नंबर डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, सोर्स ऑफ एरर क्या होता है, वो एरर जो जिसका जो डिफरेंस है बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू या और ट्रू वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, और एनालिसिस में एम होता है कि जो रिड्यूस करते हैं एरर को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक, ना कि एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एरर जो अगर आ गया है तो उसको हम एब्सोल्यूट जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ताकि एक एक्सेप्टेबल लेवल, जहां पे एक्सेप्टेबल लेवल होगा वहां तक हम उस एरर को रिड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, एरर होता है। फिर कॉमन सोर्स ऑफ एरर की बात करें तो एरर जो है तुम्हारा जनरली दो ब्रॉड कैटेगरी होती हैं एरर की। पहला क्या है, सिस्टमिक एरर, दूसरा रैंडम एरर। तो सिस्टमिक एरर क्या होता है, कांस्टेंट बायस। ठीक, सिस्टमिक एरर जो होता है वो एरर होता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इक्विपमेंट है या प्रोसीजरल इश्यूज है उसके कारण हो सकता है। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल में हो सकता है सैंपलिंग एरर हो सकता है, नॉन सैंपलिंग एरर हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल में अगर कोई भी है कैलिब्रेट ढंग से नहीं किया है, ठीक है, तो उससे भी एरर आ सकता है। सैंपलिंग एरर में कोई भी जो सैंपल आप चूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आप गड़बड़ी कर दे रहे हो, एक्यूरेटली नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। फिर नॉन सैंपलिंग एरर में ह्यूमन इशू हो सकते हैं, जैसे कि पुअर क्वेश्चनरेशन डिजाइन, ठीक है, प्रेजेंट रिस्पॉन्डिंग प्रोवाइडिंग इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, या फिर डाटा जो दिया गया उसमें आप मिस्टेक कर गए हो। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एरर आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका हमें पता नहीं होता है। ठीक, तो रैंडम एरर क्या होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, ये अकर हो सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये किसी भी एक्सपेरिमेंट में हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, हमें पता नहीं होता है इसका। ठीक है, इसका जो लीडिंग वैल्यू है वो स्लाइटली टू हाई या फिर टू लो, जो ट्रू वैल्यू होगी उससे जो वैल्यू आ रही होगी, लीडिंग वैल्यू जो होगी वह या फिर सबसे ज्यादा आएगी या फिर सबसे कम आएगी। ठीक, इसको हम कहेंगे रैंडम एरर कहेंगे। ठीक, अचानक से हो जाने वाले एरर्स। इसमें क्या आता है तुम्हारा, इन्वायरमेंटल और ह्यूमन एरर। इन्वायरमेंटल एरर में क्या होगा, जैसे कि माइनर चेंज हो जाए अचानक से, जैसे कि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए, या वोल्ट जो है फ्लक्चुएट कर जाए टेस्ट के दौरान। ठीक है, क्या हो गया तुम्हारा, इन्वायरमेंटल एरर हो गया। ह्यूमन एरर में क्या होता है, स्लाइट वेरिएशन हो जाए, हल्का सा वेरिएशन हो जाए इंडिविजुअल रीड में। जो भी आप मैनुअल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप रीड जब कर रहे हो तो उसमें स्लाइटली जो है वेरिएशन आ जाए, वो क्या हो गया तुम्हारा, ह्यूमन एरर हो गया।
ठीक है, रैंडम एरर में आता है वो। फिर क्या है तुम्हारा स्टैटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डाटा, स्टैटिकल ट्रीटमेंट डाटा का कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो स्टैटिकल ट्रीटमेंट जो है उसको हम इन्वॉल्व करते हैं मैथमेटिकल मेथड से, ताकि जो डाटा है और आइडेंटिफाई एरर कर सकें, जो एनालाइज कर सकें डाटा को और एरर को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। किसकी वजह से? स्टैटिकल ट्रीटमेंट, जो मैथ में कैलकुलेशन होगा उस मेथड से हम इसको एनालाइज करेंगे डाटा को और एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, एरर को पता करेंगे, ठीक। आइडेंटिफाइंग आउटलाइनर्स जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, स्टैटिकल टूल्स का यूज करते हैं। इसकी वजह क्यों? क्योंकि हम डाटा को पॉइंट आउट कर सकें और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट विच माइट इंडिकेट अ ग्रॉस एरर, ताकि एक ग्रॉस एरर, अगर जब बहुत ज्यादा एरर आ गया तो उसमें हम उस चीज को पता कर सकें, ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस होती है जिसमें क्या होता है, रिसर्चर्स जो होते हैं यूज करते हैं स्टैटिकल टेस्ट को, ताकि जो दो मेन कंक्लूजन एरर्स हैं उनको हम अवॉइड कर सकें, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस हो गई। फिर क्या है तुम्हारा टाइप ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स में एक होता है पॉजिटिव एरर, फॉल्स पॉजिटिव। दूसरा क्या है, टाइप टू एरर में क्या होता है, फॉल्स निगेटिव, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव। तो टाइप वन एरर जो होता है वो रॉन्गली रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस, जो ट्रू हाइपोथेसिस है उसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट कर सक देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। टाइप टू में क्या होता है, फॉल्स निगेटिव। इसमें क्या होता है, फॉलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स हाइपोथेसिस, जो फॉल्स हाइपोथेसिस है उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। फेलिंग टू रिजेक्ट, सॉरी, फेलिंग टू रिजेक्ट मतलब जो फॉल्स हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट, जो है उसको फेल कर देंगे रिजेक्शन को, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स निगेटिव। ओके। फिर स्टैटिकल ट्रीटमेंट क्या है, जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मतलब मैथमेटिकल डाटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मीन निकाल के, फिर दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन से, तीसरा कॉन्फिडेंस लिमिट 95% से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये मीन का फॉर्मूला है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं, ठीक। तो ये हमने आज देखा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो 10 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, दो क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वो आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। सब कुछ अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़िए, जो आ रहा है आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करें। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी का रहेगा उतने अच्छे आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर के क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, इसी पेपर को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप ढंग ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, लिखिए, ठीक है। हम उस पे आपको सॉल्व कर देंगे उसका, जो भी ना समझ में आ रहा, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।